यूरोप यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़ा है और नया यूरोपीय प्रतिप्रस्ताव पुतिन का सबसे बुरा सपना है। यहाँ संदेश स्पष्ट है, यूक्रेन को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, जबकि रूसी क्षेत्र दिवालिया हो रहे हैं। यही वजह है कि पुतिन एक जल्दी समझौता चाहते थे और वह चाहते थे कि यूक्रेन बस हार मान ले। अब यूरोपीय प्रस्ताव ने यूक्रेनी आत्मसमर्पण को विकल्प से हटा दिया है। रूस इसे पहले ही खारिज कर चुका है। यह अंतिम सत्य को साबित करता है। रूस शांति नहीं, समर्पण चाहता है। सोचिए, पुतिन का ही समय खत्म हो रहा है। रूसी आर्थिक स्थिति से शुरू करते हैं। एक रूसी क्षेत्रीय वित्त मंत्री ने अभी घोषणा की है कि वह उन सैनिकों को भुगतान निलंबित कर देंगे जो इस विशेष सैन्य अभियान में भाग ले रहे हैं, जिसे पुतिन ने शुरू किया था। सोचिए, रूस में हालात कितने बिगड़ रहे हैं। पुतिन सोवियत संघ को फिर से बनाना चाहते हैं, लेकिन जो सैनिक उनके लिए मर रहे हैं उन्हें उनकी तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, क्योंकि रूस के पास पैसे खत्म हो रहे हैं। इसी कारण यूरोपीय देश यूक्रेन का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हैं और यह संदेश यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आ रहा है। यहाँ हमारे पास जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च हैं, जो यह स्पष्ट कर रहे हैं कि इस बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूक्रेन की संप्रभुता पर कोई सवाल न उठे। सुनिए। हाँ, हमें इस 28 बिंदु योजना के बारे में पिछले शुक्रवार से ही पता है। मैंने देश छोड़ने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप से बात की थी। मैंने उन्हें बताया कि हम इनमें से कुछ बिंदुओं पर सहमत हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पर हम सहमत नहीं हो सकते। और मैंने उन्हें बताया कि हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं कि इस देश की संप्रभुता को खतरे में नहीं डाला जाना चाहिए। इस लिहाज से हम बहुत गंभीर वार्ताओं के बीच में हैं जो वास्तव में जिनेवा में हो रही हैं। हमारे एनएसए वहाँ हैं और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर रहे हैं। और फिर नहीं पता कि इन वार्ताओं का परिणाम क्या हो सकता है। दिन के अंत में यूक्रेन की संप्रभुता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। बातचीत की बात करें तो कल पूरा दिन यही चर्चा होती रही। रविवार को कई अलग अलग देशों के प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड में थे, खास तौर पर जिनेवा में, सिर्फ बातचीत करने के लिए। हमारे पास यूक्रेन, अमेरिका, यूके, फ्रांस और जर्मनी के राजनयिक थे। सुबह यूक्रेन अधिकारियों ने यूरोपीय समकक्षों से मुलाकात की और फिर उनकी संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बहुत लंबी, और मेरा मतलब है वाकई बहुत लंबी बातचीत हुई। मुझे पूरा यकीन है कि यह लगभग 12 घंटे या उससे भी ज्यादा चली। जब ये सारी बातचीत चल रही थी, हमें उस काउंटर पीस प्लान के बारे में और जानकारी मिली जो यूरोपीय देश संयुक्त राज्य अमेरिका को पेश कर रहे हैं। तो चलिए इन विवरणों पर नजर डालते हैं। अब इस योजना का मुख्य फोकस सिर्फ मूल योजना के समस्याग्रस्त बिंदुओं को ठीक करने पर है। तो चलिए पूरी चीज के बजाय सिर्फ बदलावों पर नजर डालते हैं। मूल योजना में कहा गया था कि यूक्रेनी सेना को 60,000 कर्मियों तक सीमित किया जाएगा। नई योजना के अनुसार यह संख्या 80,000 होनी चाहिए और यह सीमा केवल शांति के समय ही लागू होनी चाहिए। अगर रूस युद्ध शुरू करे तो यूक्रेन को कोई सीमा नहीं माननी चाहिए। मेरी राय में यह बिंदु इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और बस थोड़ा सा संदर्भ देने के लिए, इस युद्ध के शुरू होने से पहले 2022 से पहले यूक्रेनी सेना में सिर्फ 2,50,000 सैनिक थे। अभी यह करीब 90,000 सैनिकों पर है। हम जानते हैं कि शांति के बाद यूक्रेन के लिए इसे बनाए रखना या खर्च उठाना मुश्किल होगा। तो यह संख्या शायद 40,000 से 50,000 के बीच में स्थिर हो जाएगी। विशेषज्ञों का अनुमान भी यही है। तो 60,000 की सीमा तो पहले से ही उससे कहीं ज्यादा थी। यह कोई सीमा नहीं है, लेकिन 80,000 की संख्या यूक्रेन को कुछ राहत देती है। अब आइए उन अन्य बिंदुओं को देखें जिन्हें इस नए प्रस्ताव ने बदला है, खासकर क्षेत्र से जुड़े हिस्से को। मूल योजना में कहा गया था कि क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को वास्तविक रूप से रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भी। इसके बाद खिरसोन और जापोरिजिया को मोर्चे की रेखाओं के साथ जमे क्षेत्रों के रूप में रखा जाएगा और रूस यूक्रेन के बाकी कब्जाए इलाकों का नियंत्रण छोड़ देगा। सब ठीक था। मुझे लगता है यूक्रेन को भी इससे दिक्कत नहीं। सबसे अहम हिस्सा आखिरी था। इस योजना में यूक्रेन से कहा गया था कि वह डोनेट्स्क के अंदर जो किला क्षेत्र, फोर्ट्रेस बेल्ट उसके नियंत्रण में है, उसे छोड़ दे। यह इलाका रूस 11 साल से कब्जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हुआ। इस योजना के तहत वह इलाका DMZ बनेगा जो रूसी होगा।
पर वहां रूसी सैनिक नहीं जा सकेंगे। अब डीएमजेड के संदर्भ में थोड़ा सा संदर्भ देने के लिए दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया की डीएमजेड लगभग 2 मील या 4 किलोमीटर चौड़ी है। यही वह डीएमजेड है जिसे हर कोई जानता है। अब यह इलाका लगभग 40 किलोमीटर या करीब 25 मील चौड़ा है। तो यह निश्चित रूप से एक बहुत ही कठिन डीएमजेड होने वाली है जिसे संभालना मुश्किल होगा, खासकर जब आप यह सोचें कि फिलहाल इस इलाके में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जो यूक्रेनी रक्षा और यूक्रेनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उत्पादक और बहुत मूल्यवान हैं। तो यह तथ्य कि इस योजना में इस इलाके को एक खाली क्षेत्र बना देने की बात की जा रही है, यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसे यूक्रेन करना नहीं चाहता। इसी वजह से इस नए यूरोपीय प्रतिप्रस्ताव के अनुसार किसी भी क्षेत्रीय अदला बदली पर चर्चा केवल तभी होगी जब युद्ध विराम हो जाएगा। अभी मोर्चे पर युद्ध विराम होना चाहिए। तो रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को यूक्रेन रूसी नियंत्रण में रहने देने को तैयार है। वे मान्यता नहीं देंगे, लेकिन संतुष्ट हैं कि वे क्षेत्र वापस लेने के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इसके अलावा वे और कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते। मेरे हिसाब से यह अच्छा बदलाव है, क्योंकि यह वही बड़ा मुद्दा था जिसे लोग आत्मसमर्पण कह रहे थे। अगर आप वह इलाका छोड़ देते हैं जिसे रूस कब्जा नहीं कर पाया, तो यह आत्मसमर्पण है। अब दूसरे बिंदुओं पर चलें। नई यूरोपीय प्रस्ताव में अब रूस द्वारा पड़ोसी देशों पर हमला न करने और नाटो विस्तार न करने की बात नहीं है। इसके अलावा इसमें उस बिंदु को भी बदल दिया गया है जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन अपने संविधान में यह लिखेगा कि वह कभी भी नाटो में शामिल नहीं होगा। नए प्रस्ताव के अनुसार यूक्रेन की नाटो सदस्यता का फैसला नाटो सदस्य करेंगे। अब नाटो के नियमों के अनुसार यह प्रक्रिया ऐसे काम करती है कि किसी भी नए देश के शामिल होने के लिए हर एक सदस्य की मंजूरी जरूरी होती है। यह जल्दी नहीं होगा। अभी अमेरिका भी यूक्रेन के शामिल होने का विरोध कर रहा है, लेकिन भले ही संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसा कहे, मुझे यकीन है कि जर्मनी को भी इससे समस्या होगी। और अगर जर्मनी को नहीं भी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि हंगरी को जरूर समस्या होगी, क्योंकि वे यूक्रेन को यूरोपीय संघ या नाटो में नहीं चाहते। तो रूस को यूक्रेन के जल्द ही नाटो में शामिल होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे बिंदुओं पर आते हैं। इस योजना से वह प्रावधान हटा दिया गया है जिसमें कहा गया था कि रूसी फंड अभी यूरोप में फ्रीज हैं। उनमें से लगभग 80% या तो अमेरिका या यूक्रेन जाएंगे, मुख्यतः पुनर्निर्माण के लिए। लेकिन उसमें से केवल 100 अरब यूक्रेन को जाएंगे और पुनर्निर्माण से होने वाला मुनाफा संयुक्त राज्य अमेरिका को जाएगा। यह एक तरह का हास्यपूर्ण प्रावधान था जिसे शामिल किया गया। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मांग को लिखने में यूरोप को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया गया था और ज्यादातर फंड्स यूरोप में ही हैं। और यूरोपीय देश इस बात को लेकर बहुत मुखर थे कि अगर आप कोई ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं जो यूरोप से जुड़ा है, तो आपको उन देशों को शामिल करना होगा जो उन फैसलों को लागू करेंगे। वे नहीं चाहते थे कि पैसा अमेरिका जाए, इसे या तो यूक्रेन या रूस जाना चाहिए था। यह पैसा रूस को तभी मिलेगा जब वह यूक्रेन को युद्ध मुआवजा देने को तैयार हो, जो संभव नहीं है। यूरोप में रखा रूसी पैसा युद्ध के बाद यूक्रेन को मिलेगा ताकि वे पुनर्निर्माण कर सकें। लेकिन इससे हमें एक अहम मुद्दे पर लाता है। मूल योजना में कई प्रावधान थे जो यूरोपीय देशों जैसे पोलैंड और निश्चित रूप से बेल्जियम, जर्मनी और अन्य देशों से जुड़े हुए थे। यूरोप से कोई सलाह नहीं ली गई थी। जर्मन चांसलर ने कहा कि यूरोप को शांति योजना में शामिल होना चाहिए क्योंकि इसका असर यूरोप पर अमेरिका से ज्यादा है। सुनिए, आप कहते हैं कि यह यूरोप की सहमति के बिना नहीं होगा, लेकिन असल में यूरोप के पास क्या ताकत या दबाव है? देखिए, इस योजना में कई ऐसे तत्व हैं जिनके लिए यूरोपीय पक्ष की सहमति ज़रूरी है। और मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रूसी संपत्तियाँ जो ब्रुसेल्स में स्थित हैं उन्हें अमेरिकियों को नहीं दिया जा सकता, ये सोचना असंभव है। तो अगर ये योजना वास्तव में लागू होती है तो यूरोपियनों का समर्थन निश्चित रूप से ज़रूरी है और यही वजह है कि हम इस चर्चा में शामिल हैं। अब इसके अलावा यूरोपीय योजना यह भी कहती है कि यूक्रेन को नाटो के अनुच्छेद 5 जैसी गारंटी मिलेगी, यानी यूक्रेन पर हमला करना नाटो पर हमला करने के बराबर होगा। यह सुनकर लोग हैरान हो सकते हैं, लेकिन यह असल में योजना का हिस्सा था। मूल 28 बिंदुओं में यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने की बात थी। उस 28 बिंदुओं वाले मांग पत्र के साथ एक दूसरा पत्र भी था जिसमें सुरक्षा गारंटी बताई गई थी। और उन्होंने मूल रूप से कहा कि अगर रूस कोई बड़ा हमला करता है
तो उसे पश्चिमी गठबंधन पर हमला माना जाएगा और सभी उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। कई लोगों को बड़ा शब्द से दिक्कत थी क्योंकि उसका मतलब साफ नहीं था। अब उन्होंने बड़ा हिस्सा हटा दिया है और यूक्रेन को नाटो अनुच्छेद 5 जैसी गारंटी दे रहे हैं। अब मैं जानता हूं कि इस योजना में बहुत सारे यूक्रेन समर्थक बिंदु हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि रूस कभी भी इसके लिए सहमत नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर रूस बातचीत करना चाहता है तो वे आकर बातचीत कर सकते हैं। मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं, यहां तक कि पिछली योजना भी जो पुतिन के नौकर किरिल दिमित्रियेव ने लिखी थी। पुतिन ने कहा कि वह योजना से सहमत नहीं है लेकिन बातचीत को तैयार है, यानी रूस इस पर चर्चा कर सकता है। मैंने कहा है रूस बातचीत में नहीं, यूक्रेन से आत्मसमर्पण चाहता है, यही पुतिन का संकेत था। तो इससे एक सवाल उठता है, अमेरिका ने अचानक यह योजना कैसे बना ली और इसमें इतने सारे रूस समर्थक बिंदु क्यों थे जिन्हें हमने यूक्रेन को भेजा? इसका कोई व्यक्ति इसे बाहर लाने के लिए नहीं था। हमें उस सवाल पर और जानकारी मिली है। अब जैसा कि मैंने कहा, हम पहले से जानते हैं कि यह योजना स्टीव विटकोव और उनके रूसी समकक्ष किरिल दिमित्रियेव द्वारा लिखी गई थी। एक बात जो मुझे व्यक्तिगत रूप से नहीं पता थी, जेरेड कुश्नर भी इसमें शामिल थे। वह राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद हैं और इसमें उनका शामिल होना कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं है। वे रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल नहीं हुए लेकिन गाजा शांति समझौते में, जिसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में मंजूरी मिली, शामिल रहे हैं। अगर मुझे सही याद है तो उनका होना हैरानी नहीं है, पर लगता है पहली बार वे इस युद्ध में शामिल हो रहे हैं। अब इस ब्लूमबर्ग लेख में आगे कहा गया है कि मार्क ओरूबियो, जो अभी के समय में विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, वह इस योजना को लिखने में आखिरी क्षण तक शामिल नहीं थे और यहां तक कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद ने भी आखिरी मिनट तक सभी बिंदु नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इसे अपनी मंजूरी दे दी। अब जाहिर है यह बताना जरूरी है कि यह सिर्फ ब्लूमबर्ग की एक खबर है। ब्लूमबर्ग एक भरोसेमंद वेबसाइट है, लेकिन यह ऐसी बात नहीं है जिसे व्हाइट हाउस ने अब तक पुष्टि की हो। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ जानकारियां सच हैं। किरिल दिमित्रियेव इसमें शामिल थे और वे इसे सोशल मीडिया पर बहुत जोर शोर से आगे बढ़ा रहे थे। तो बताइए क्या हुआ? जैसे ही यूरोपीय जवाबी योजना सामने आई, रूसी मीडिया, जिसमें किरिल दिमित्रोव भी शामिल थे, उन बिंदुओं से खुश नहीं थे। जरा देखिए, मुझे यह नहीं पता था यूक्रेन की रक्षा क्षमता बढ़ना ईयू की युद्ध भड़काने वाली नीति है। यह वही रूसी तर्क है जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं समझता। शायद मुझे और ज्यादा वोडका पीने की जरूरत है या कुछ और। क्या आप लोग कुछ दुखद जानना चाहते हैं? मैंने हाल ही में सीखा। यह आदमी किरिल दिमित्रोव असल में यूक्रेन में पैदा हुआ था, लेकिन उसने पैसे के लिए अपनी आत्मा पुतिन को बेच दी और अब वह रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड का प्रबंधन करता है, जो वैसे एक काफी बड़ा फंड है, लेकिन इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसलिए वह अब साइड हसल में यूक्रेनी बच्चों का भविष्य असुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है। पुतिन की तरह ही मेरा अंदाजा है कि अगर आप क्रेमलिन के अंदर रहना चाहते हैं तो यही कीमत चुकानी पड़ती है। खैर, खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान यह सब हो रहा था। रविवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद उन सभी घटनाओं पर बयान दिया जो चल रही हैं। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध हिंसक और भयानक है, जिसमें अमेरिकी और यूक्रेनी नेतृत्व महत्वपूर्ण है। यह कभी नहीं होता। मैंने एक ऐसा युद्ध विरासत में पाया जो कभी होना ही नहीं चाहिए था। एक ऐसा युद्ध जो सबके लिए नुकसानदेह है, खासकर लाखों बेवजह मारे गए लोगों के लिए। यूक्रेन के नेतृत्व ने हमारे प्रयासों पर आभार नहीं जताया और यूरोप रूस से तेल खरीदता है। अब मैं यहाँ थोड़ी देर रुककर थोड़ा संदर्भ देना चाहता हूँ। अमेरिका ने हाल ही में रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। मुझे लगता है सबको इसकी जानकारी है, फिर भी हमने हंगरी को छूट दी, जो यूरोप में रूसी तेल का बड़ा खरीदार रहा है। मुझे नहीं लगता हमें यूरोप को दोष देना चाहिए जब हम दूसरे देशों को रूसी तेल खरीदने की छूट दे रहे हैं। हाल ही में यूक्रेन ने अमेरिका के साथ एक खनिज समझौते पर राष्ट्रपति ट्रंप के सुझाव पर हस्ताक्षर किए। अब उस समझौते की शर्त यह थी कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूक्रेनी रक्षा का समर्थन जारी रखेगा। मुझे लगता है सब भूल गए, सिर्फ जेलेंस्की नहीं, क्योंकि ट्रंप के संदेश के बाद उन्होंने तुरंत बयान दिया। पूरी कूटनीतिक स्थिति का मूल यही है कि यह युद्ध रूस ने शुरू किया था और सिर्फ रूस ने ही शुरू किया था, और यह रूस है और सिर्फ रूस ही है जो पूरे पैमाने पर आक्रमण के दौरान इसे खत्म करने से इनकार करता रहा है। यूक्रेन संयुक्त राज्य अमेरिका हर अमेरिकी दिल और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी है।
उस सहायता के लिए जो जैवलिन से शुरू होकर यूक्रेनी जानें बचा रही है। हम यूरोप, G7, G20 में उन सभी का धन्यवाद करते हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। समर्थन जरूरी है। अब मैं अनुमान लगा रहा हूँ उन्होंने जेवलिन का जिक्र इसलिए किया ताकि सभी को याद दिला सकें कि यह युद्ध 11 सालों से चल रहा है। यह बीच में धीमा हुआ पर कभी पूरी तरह नहीं रुका। पूर्वी यूक्रेन में छोटी लड़ाई लगातार चलती रही और फिर 2022 में पुतिन ने यूक्रेन के साथ किए गए सभी शांति समझौतों को एक तरफ फेंकने का फैसला किया और 3 दिनों में कीव पर कब्जा करने की कोशिश की। इसी कारण यूक्रेन पुतिन के किसी भी दस्तावेज पर भरोसा नहीं करता। उन्हें सुरक्षा गारंटी चाहिए क्योंकि पुतिन अपने साइन किए समझौतों का सम्मान नहीं करते। इसी वजह से यूक्रेन के लिए अमेरिका के साथ बातचीत करना और यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि जो भी शांति योजना बनाई जाए उसमें उनके राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखा जाए। और यही वजह है कि वे कल पूरे दिन स्विट्जरलैंड में बातचीत कर रहे थे। अब उन बातचीतों के बाद हमारे पास विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बयान आया है। यह बयान सकारात्मक है, हालांकि शुरुआत में उम्मीदें कम थीं। देखें उन्होंने क्या कहा। और कुछ मुद्दे हैं जिन पर हमें आगे भी काम करना है। लेकिन मुझे लगता है कि आज की रिपोर्ट ये है कि आज का दिन सार्थक रहा। ये बहुत बहुत अच्छा था। ये इस मुद्दे पर हमारा सबसे अच्छा दिन रहा है, शायद हमारे पूरे जुड़ाव में या कम से कम लंबे समय में। लेकिन काम अभी बाकी है और क्योंकि यह एक चल रही प्रक्रिया है, आप जानते हैं मैं यहाँ जीत या अंतिमता की घोषणा नहीं करना चाहता। अभी भी कुछ काम बाकी है, लेकिन आज इस समय हम उस जगह से कहीं आगे हैं जहां हम आज सुबह शुरू करते समय थे और जहां हम एक हफ्ते पहले थे। बिल्कुल, आप जानते हैं, चाहे वो गुरुवार हो, शुक्रवार हो, बुधवार हो या अगले हफ्ते का सोमवार हो, हम चाहते हैं कि ये जल्दी हो क्योंकि लोग आगे बढ़ने वाले हैं। जब तक हम इस मुद्दे को सुलझाएंगे तब तक और लोग मरेंगे और तबाही होगी। हमारा लक्ष्य युद्ध जल्दी खत्म करना है, पर हमें और समय चाहिए। अब यही वह जगह है जहां कभी कभी यह खबर कवर करना निराशाजनक होता है, क्योंकि जैसा मार्को रूबियो ने कहा, लोग मर रहे हैं। एक देश है जो इन मौतों के लिए जिम्मेदार है और वह रूस है। रूस ने ही यह आक्रमण शुरू किया था और फिर से मैं समझता हूं कि वह इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते। वह शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रूस से बात करते समय उन्हें नाराज नहीं कर सकते। उम्मीद है कि सभी को अभी याद है इस युद्ध की शुरुआत किसने की थी। अब पूरे दिन के खत्म होने के बाद यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिलकर एक बयान जारी किया कि यह सब कैसे हुआ। उस बयान में दोनों पक्षों की दिलचस्प बातें थीं जिनका मैं जल्दी सारांश देना चाहता हूं। अगर आप पूरा बयान पढ़ना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि इस बैठक के दौरान उनकी सुरक्षा गारंटी, सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और राजनीतिक संप्रभुता से जुड़ी चिंताओं को संबोधित किया गया। इसके अलावा वे यह भी कहते हैं कि एक नया मसौदा भी है। रविवार रात तक हमारे पास मसौदा नहीं है, इसीलिए हमें इसका पता नहीं है। हालांकि बयान यूक्रेनी राष्ट्रीय हितों को दर्शाता है और यूक्रेन के भविष्य के लिए सुरक्षा गारंटी देता है। अब इस पर अमेरिकी पक्ष की भी कुछ टिप्पणियां थीं। अमेरिकी पक्ष अपने इस संकल्प को दोहराता है कि यूक्रेन की संप्रभुता, सुरक्षा और भविष्य की समृद्धि इस पूरे राजनयिक प्रक्रिया का मुख्य केंद्र बनी रहे। अब यह निश्चित रूप से एक सकारात्मक बयान है, यह देखते हुए कि यह सब कहां से शुरू हुआ था, और उम्मीद है कि कल हमें इस नए मसौदे के बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। अब पिछले कुछ हफ्तों में हमारे कुछ वीडियो डिमोनेटाइज और प्रतिबंधित कर दिए गए हैं, शायद इसलिए क्योंकि YouTube को हमारे दिखाए यूक्रेनी फ्रंटलाइन के कुछ क्लिप्स पसंद नहीं आए। YouTube युद्ध क्लिप्स को विज्ञापन के लायक नहीं मानता, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित कर देता है। इसी कारण हमने अपना प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर शुरू किया, जिसे खुद बनाया है, इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं है। इस तरह हम आपको यूक्रेन और दुनिया भर की बिना सेंसर कवरेज दे सकते हैं। अगर आप ऐसे विषयों में रुचि रखते हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो जरूर जाएं। basicsinsider.com पर हमारी वेबसाइट देखें। आप विवरण में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़कर आप वह कंटेंट देख सकते हैं जो हम YouTube पर नहीं डाल सकते। लेकिन इसके अलावा आप हमारे चैनल और हमारी कवरेज को भी सपोर्ट करेंगे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।